दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस पे आज हम बात करेंगे युग पुरुष हिंदी से भी अरविंद कुमार जी की और साथ में चर्चा करेंगे माधुरी फिल्म पत्रिका की। साथ ही आज की फिल्म पत्रकारिता कैसी हो रही है, इसके बारे में भी गंभीरता से बातचीत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अरविंद कुमार जिन्होंने फिल्म पत्रकारिता हो या फिर शब्दकोश की दुनिया, जिस भी क्षेत्र में आपने पहल की, एक इतिहास रचा। अरविंद कुमार जी अगर आज जीवित होते तो निश्चित तौर पर 95 साल के होते। उनका जन्म 17 जनवरी 1930 को हुआ था। 2021 में उनका निधन हो गया कोरोना के दौरान। अरविंद कुमार, माधुरी और फिल्म पत्रकारिता, इन तीनों ही विषयों पर बातचीत करने के लिए एक और दिग्गज हस्ती आज हमारे साथ मौजूद हैं, श्री विनोद तिवारी जी। विनोद जी खुद भी माधुरी के संपादक रहे और अरविंद कुमार जी से आपका बहुत ही नजदीकी संबंध रहा है। सबसे पहले तो विनोद जी का आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम पिक्चर प्लस के मंच पे। जी जी विनोद सर, इतने सालों के बाद हम लोग फिल्म पत्रकारिता या कहें कि माधुरी और अरविंद कुमार जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो अरविंद कुमार जी की शख्सियत की चर्चा हम लोग चाहते हैं सबसे पहले कर ले कि आप उनकी शख्सियत को किस रूप में याद करते हैं, उनके योगदान को किस रूप में याद करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी जी जी, ये दो चीजें अलग अलग हैं। एक तो उनका योगदान और एक उनकी शख्सियत। जो जी उनका जी व्यक्तित्व था जी वो बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही कहना चाहिए कि किसी भी चीज में लिप्त न होने वाला था। वो इतने बड़े पद पर थे, इतनी बड़ी पत्रिका के संपादक थे, लेकिन एक तो घमंड जैसी कोई चीज नहीं थी और दूसरा मेल जोल, मिलना जुलना लोगों से इतना ज्यादा था कि अक्सर ऐसा होता था हमारे ऑफिस में कि दिन भर वो लोगों से मिलते रह जाते थे, काम के समय भी, और बाद में सारा दिन मिलना जुलना, लोगों को प्रोत्साहित करना, उनको उनकी बातें सुनना, उनके निराकरण करना उनकी चीजों का। और 4 बजे 4:30 बजे ध्यान आता था, अरे दिन तो खत्म हो गया, और दिन का जी जी काम तो पत्रिका का उसी दिन खत्म करना पड़ता है। तो फिर हम्म 4:30 बजे काम लेके बैठते थे और 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक उसको निपटाते थे। हम्म जबकि और दूसरे संपादक जो थे उन लोगों ने या तो समय नियत किया हुआ था कि इसी बीच में मिलेंगे, उसके अलावा मिलेंगे नहीं बिल्कुल, या अपॉइंटमेंट से मिलेंगे। जी लेकिन जी अरविंद जी की जो सादगी थी ना, उनको कई बार हम्म मैंने उनसे भी कहा है और जगह भी ये बात मैंने कही है कि जैसे जैन मुनि होते हैं ना, उन्हें किसी भी चीज से कोई किसी तरह का चीज में वो लिप्त नहीं होते, उसी तरह थे जी वो जी बिल्कुल। न तो हम्म उनको नाम का बहुत चाह थी, न उन्हें पैसे की बहुत चाह थी, किसी भी तरह से वो थे। तो बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही हेल्पफुल, ये ऐसा जी व्यक्तित्व जी था। जी हाँ। जी 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 ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी खासियत थी, जिसकी चर्चा सब लोग करते हैं और आपने भी बहुत ही गहराई से उनके व्यक्तित्व के इस पहलू पर प्रकाश डाला है। मैं ये जानना चाहता हूँ और मुझे जी लगता है कि शायद बहुत सारे लोग भी इस बात को जानना चाहते होंगे कि आपकी पहली मुलाकात अरविंद कुमार जी से कब हुई? क्या आप उनको पहले से जानते थे? जी, मैं बताता हूँ। सन 62 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली थी ट्रेनी जर्नलिस्ट की, और उन्होंने ये कहा था, उसका एक विज्ञापन आया था कि जो लोग अभी अभी कॉलेज से निकले हैं उनको हम अपने यहाँ पहले एक प्रतियोगिता होगी, उसमें से जो लोग 4-5 लोगों को छांटेंगे और अपने यहाँ ट्रेंड करेंगे और फिर अपने प्रकाशनों में उनको जगह भी देंगे उनको। मैंने वो जी जी उस एमए का इम्तहान दिया ही था और उसी समय ये भी आ गया था, ऐड आ गया था। जी मैंने उसमें अप्लाई किया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो हम्म सन 63 में मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई
और सन 63 में ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने माधुरी निकालने की योजना बनाई। जी तो जी जैसे ही मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई, वैसे ही मुझे वहां से माधुरी के लिए भेज दिया गया। और उसी समय जब मेरी ट्रेनिंग करीब करीब पूरी हो रही थी, तब ये खबर फैली कि सुचित्रा नाम से एक फिल्म मैगजीन टाइम्स ऑफ इंडिया निकाल रहा है और उसके लिए कोई संपादक दिल्ली से आने वाले हैं। तो उस समय तक मैं अरविंद जी को बिल्कुल भी नहीं जानता था और उनका बैकग्राउंड भी मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ से आ रहे हैं और क्या है और किस तरह के व्यक्ति हैं और क्या है। तो मैं बिल्कुल नया था, ट्रेनिंग करके आया था। और अरविंद जी भी बिल्कुल नए थे टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। बहुत सारे लोग उनके पुराने उसको नहीं जानते थे। तो फिर एक दिन टाइम्स के मैनेजमेंट ने कहा कि आप सुचित्रा में जाएंगे। वो माधुरी सुचित्रा नाम से निकली थी पहले, जी पहला जी अंक बिल्कुल उसका सुचित्रा नाम से निकला था। जी तो मैं वहां चला गया और वहीं पहली बार मेरी मुलाकात अरविंद जी से हुई। उस समय वो भी बहुत युवा थे, 35 साल के करीब रहे होंगे उस समय अरविंद जी। हम्म, और खुशवंत सिंह जी उन दिनों इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक थे। तो जी वो उनकी जब पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, कौन लड़का है, कहाँ से आया? तो वो बात तक भी खुशवंत जी अरविंद जी को लड़का ही कहते थे। इतने वो औरों के मुकाबले में यंग और छोटे थे, कम उम्र में संपादक हो गए थे। और तब हम लोगों को मालूम पड़ा कि वो सरिता से आए हैं, सरिता मुक्ता ग्रुप से, और वहाँ थे, वहाँ उन्होंने काम किया है और अब यहाँ एक नए किस्म की फिल्म पत्रिका निकाल रहे हैं। तब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी पहली बार। जी जी। आपकी जब भी चर्चा होती थी उनसे हमारी, तो आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली मतलब पत्रकार के तौर पर आपको याद करते थे। वो हमेशा कहते थे कि मुझे कुछ योग्य जो सहयोगी मिले, युवा सहयोगी मिले, उसमें एक विनोद जी भी थे। हमेशा आपको इस रूप में उन्होंने याद किया है। जब भी हमारी चर्चा होती थी माधुरी के बारे में या जी। मुंबई के उन दिनों के बारे में जब भी चर्चा होती थी, आपको इस रूप में हमेशा याद करते थे। हाँ, हाँ। एक चीज जो आपने शुरुआती दौर की बात कही, जब वो दिल्ली से मुंबई गए, 2-3 बातें बड़ी ही अनोखी हैं उनके बारे में, जो उन्होंने खुद कही थी और उनकी पत्नी ने भी ये बातें बताई थी कि एक तो उनका उस वक़्त मानदेय के बारे में पता ही नहीं था कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी और बिना सैलरी जाने ही वो मुंबई चले गए थे। एक ये बहुत ही जी। दिलचस्प बात। हाँ। दूसरी बात, जब वो माधुरी या सुचित्रा जैसी फ़िल्म पत्रिका के संपादक बने और टाइम्स घराना अगर वह पत्रिका निकाल रहा है, तो उस पहल को समझा जा सकता है कि कितनी गंभीरता से वह काम किया जा रहा होगा, किया जाना होगा और साबित भी हुई पत्रिका उस रूप में। जबकि अरविंद कुमार जी ये कहते थे कि मेरा फ़िल्मी बैकग्राउंड कुछ था नहीं। मैं नाटक देखता था और कभी-कभार मैं नाटकों की समीक्षा लिखा करता था दिल्ली में और जी हाँ। फ़िल्म पत्रकारिता मैंने उस तरीके से नहीं की, जैसे कि आम तौर पर होते हैं, विख्यात जी किस्म हाँ। के जी लोग हाँ। होते हैं फ़िल्म पत्रकार, वैसा मैं नहीं था। हाँ, फ़िल्में देखता था, कुछ कलाकारों को पहचानता था, मीना कुमारी को पहचानता था, राज जी कपूर हाँ। को पहचानता था, दिलीप कुमार साहब को पहचानता था, ऐसे कुछ बड़े जी। दिग्गजों को पहचानता था। जी तो हाँ। शुरुआती दौर में आप लोग तो उस वक़्त बहुत युवा थे और युवा लोग तो निश्चित तौर पर फ़िल्म कलाकारों को बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं। जी हाँ। एक संपादक, हालाँकि वो भी युवा संपादक थे, लेकिन उनकी रुचि उस रूप में नहीं थी जैसे कि किसी जी जी नवयुवक जी। की हो सकती है। तो हम्म। ऐसी कोई चर्चा होती थी इस रूप में आपकी? कुछ ऐसी बातें होती थी, रोचकता भरी बात कुछ हो, कुछ यादें हो, पहचान ऐसा होता जान-पहचान था, को लेकर के? जहां तक उनको, जब वो आए और उनकी सैलरी का बारे बारे में नहीं मालूम था वाली बात जो है ना, वो मैंने आपसे जी। पहले ही कहा कि वो पैसे का उनको कोई वो था ही नहीं। उन्हें हुँ, अच्छा काम करने का, अच्छी पत्रकारिता करने का, उसका तो एक जुनून था उनके अंदर। लेकिन पैसा कितना मिलेगा कि इस हिसाब से तो उन्होंने काम को कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। अगर ऐसा ही होता, पैसे की बात होती और ये तो वो कभी माधुरी के संपादक जैसा पद छोड़ते ही नहीं। वो तो उस समय जब छोड़ के गए थे तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था।
दूसरा काम था ही नहीं, तो पैसे को तो उन्होंने कुछ समझा नहीं। दूसरी बार जब उन्होंने वो मैगजीन प्रस्तुत करने की बात हुई, जब टाइम्स मैनेजमेंट ने उन्हें भेजा उस काम के लिए, सही है कि उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड या फिल्म से किसी तरह का ताल्लुक नहीं था, लेकिन एक बात उनके मन में निश्चित थी कि किस तरह की पत्रिका हो सकती है, उसका खाका उनके मन में पूरी तरह से तैयार था। उसमें किस तरह के कॉलम हो, उसकी नीति क्या हो, उसका संबंध किस तरह से फिल्म पत्रकारों से, फिल्म के लोगों से, फिल्मी व्यक्तित्वों से हो, इस बारे में वो क्लियर थे। जहां तक बात बहुत सारे लोगों को पहचानने की या उनसे संबंध की है, हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन ऐसा था कि बड़े लोग तो ठीक है, 2 4 5 जो बड़े हैं, लेकिन बाकी फिल्म के लोगों को पहचानते नहीं थे। और ऐसा होता था, कई बार हुआ है ऐसा, कि कोई अभिनेत्री उनसे मिलने आई, ठीक ठाक नाम वाली, और ये भी और वो भी, बैठी, उनसे बात की, उनसे कहा कि भाई मेरा कुछ ये छाप दीजिए, वो कर दीजिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ जी जरूर करेंगे, आइए बात करते हैं, ठीक है, वो है वो है, सारी बात हो गई, चली गई वो। उसके बाद वो बुलाते थे मुझे, विनोद जी वो आई तो सही, मैंने उससे कहा भी है कि उसका इंटरव्यू छाप देंगे, लेकिन वो थी कौन। तो इतना उनको ये था, और इस बात को लेकर के खास तौर से भारती जी उनको बहुत छेड़ते थे, तो बार बार कहते थे कि अरविंद जी के यहाँ कोई अभिनेत्री आती है तो उन्होंने अपने स्टाफ को ये निर्देश दे रखे हैं कि जैसे ही केबिन में कोई अभिनेत्री या कोई ऐसा अभिनेता जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है या कम जाना जाता है आए, तो आप किसी न किसी बहाने मेरे केबिन में आ जाएं और उसको एड्रेस करके कहें, अरे कविता जी कैसी हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कविता जी हैं। तो इस तरह का उनका वो था। तो इसका एक फायदा भी हुआ है। इसका फायदा ये है कि वो किसी से बहुत ज्यादा ऐसे प्रभावित नहीं हुए कि अरे मीना कुमारी आ गई, अब क्या करें, इनका तो जो भी कहेंगी करना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं। ठीक है, मतलब वो जो जानते नहीं, काम के सिलसिले में मिले, बातचीत हुई, काम की बात हुई, बस हो गया। तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो कभी हो जाता है ना फिल्म अभिनेत्रियों के साथ, ऐसा हो जाना बहुत मुमकिन है, लेकिन वैसा उनके साथ कभी भी नहीं हुआ। तो निष्प्रह रहे, कमल की तरह से पानी में रह करके भी बस अपने नाम को सार्थक करते रहे। ये बड़ी अच्छी चर्चा आपने की, जो दफ्तर में अभिनेत्री आती थी, बाद में वो पूछते थे कि ये कौन थी। तो ये बहुत वाकई बहुत ही दिलचस्प बातचीत है, और इसी तरह की बातचीत तो हमेशा बताते थे कि माधुरी का जो ऑफिस था, वह एक प्रकार से जो नए कलाकार होते हैं, स्ट्रगलर्स होते हैं, उसका एक प्रकार से अड्डा भी बन गया था। बिल्कुल। बहुत सारे फिल्म कलाकार जो जिन्होंने एक आध फिल्मों में काम किया है या छोटी छोटी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए हैं, या फिर हो सकता है बड़े कलाकार भी हों, और बल्कि कलाकार तो वहां पर कॉलम भी लिखा करते थे, जो लोग कई सारे दिग्गज हस्ती फिल्मी दुनिया से जुड़ी रही हैं, जिन्होंने वहां पर कॉलम भी लिखा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन से ऐसे कलाकार थे जिनका वहां पर आना जाना होता था और बराबर मिलते जुलते थे, और क्या उनका आशय क्या होता था। मुझे लगता है निश्चित तौर पर वही होगा कि हमारे बारे में कुछ छप जाए। नहीं, सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ये नहीं, मैं बताऊं, टाइम्स ऑफ इंडिया के 4th फ्लोर पर था माधुरी का ऑफिस, और उसी फ्लोर में और भी मैगजीन निकलती थी। इलस्ट्रेटेड वीकली वहीं थी, धर्म वहीं था, सारिका वहीं थी, फिल्म फेयर वहीं था। तो सारे जो बड़े कलाकार थे या जो उभर रहे थे, जो इस कोशिश में थे कि कुछ हमारा बन जाए, हम ये हो जाए, उन सब की फिल्म फेयर के लिए एक अट्रैक्शन होता था, वहां चले जाएं, वहां जाएं, वहां बात हो, उनसे मिलें, कुछ ये करें। लेकिन फिल्म फेयर का जो एक डिसिप्लिन था ना, वो बहुत ही सख्त किस्म का था। वो लोग किसी को बहुत ज्यादा भाव देते नहीं थे, बहुत ज्यादा मिलते नहीं थे, उनका स्टाफ बहुत किसी से इस तरह से मिलता जुलता नहीं था, और संपादक तो बिल्कुल ही नहीं मिलते थे। तो एक वो बात थी लोगों के मन में कि
जाएं, जरा देखें क्या हो रहा है, किस तरह की पत्रिका है, क्या बात होती है, कैसे करते हैं। ये भी एक उत्कंठा होती थी उनकी। तो इसलिए जब माधुरी निकली और वहां दूसरी तरह का माहौल मिला, बिल्कुल फ्रेंडली, जहां जैसे मैंने पहले बताया उनके दरवाजे हर समय खुले हैं कि लोगों के लिए। जी। तो वहां जो लोग आते जाते थे, जो वो आते थे तो बैठते भी थे, गपशप भी होती थी, इधर उधर की इंडस्ट्री की भी और बाकी चीजें भी होती थी। जैसे मैं बताऊं आपको राजेश खन्ना की बात। जी। राजेश खन्ना उन दिनों शुरू हुए थे, एक आध फिल्म मिली थी और थोड़ा सा उनको वो बात हो रही थी। और उन दिनों राजेश खन्ना का सारा काम, उनकी मेहनत, उनकी तरफ से की जाने वाली मेहनत, लोगों से मिलना, पीआर, ये सब उनके एक मामा जी थे, वो करते थे। उनको मामा जी ही कहते थे। तो मामा जी ने उनको एक गाड़ी लेके दी कि अब तुम थोड़ा, तुम्हारा नाम होने लगा है, लोगों से मिलने जुलने जाना है तुमको, तो थोड़ा सा स्टेटस होना चाहिए। लाल रंग की एक बड़ी अच्छी सी गाड़ी उनको खरीद के दी मामा जी ने अपनी तरफ से। और उस गाड़ी को लेकर के सबसे पहले राजेश खन्ना माधुरी के ऑफिस में आए और वहां जाके उन्होंने कहा हम लोगों से, खास तौर से मुझसे, क्योंकि मैं ही ये सब काम देखता था, कि देखो मैंने गाड़ी ली है और मेरे साथ चलो, और मैं तुमको आसपास एक चक्कर कटा के दिखा के लाना चाहता हूं कि मेरी गाड़ी कैसी है। और इस काम के लिए परमिशन ली गई अरविंद जी से। तो जी। अरविंद जी तो हर एक की मदद करने वाले आदमी थे, तो उन्होंने कभी भी इस तरह की कोई रोक टोक तो लगाई नहीं। उन्होंने कहा बहुत खुशी की बात है, हम भी आपकी खुशी में शामिल हैं। और फिर मैं उनके साथ गया, सारा मरीन ड्राइव का यहाँ वहाँ चक्कर लगाया और देख करके आया खन्ना को कि हाँ, मैंने अपने दोस्तों को अपनी गाड़ी दिखाई है। ये नहीं कि किसी ऐसी पत्रिका को जिसमें मैं अपना फोटो छपवाना चाहता हूँ, ये नहीं। उससे ज्यादा बढ़ के बात ये थी कि जी। एक दोस्ती का नाता था। इसी तरह से संजय खान, हम्म। वो जू में रहते थे और कभी कभी आते थे पिक्चर देखने के लिए फोर्ट की तरफ। और जिस दिन आते थे उस दिन पहले यहाँ आते थे माधुरी के ऑफिस में, और यहाँ आके कहते थे कि मैंने 4 टिकट खरीद रखे हैं, 2 मेरे दोस्त आने वाले हैं। अरविंद जी से कहते थे आप चलिए पिक्चर देखने, साथ में जाएंगे। लेकिन वो इस तरह के किसी उसमें आने वाले नहीं थे, तो वो स्टाफ के किसी आदमी को भेज देते थे, इन्हें ले जाओ। तो इस तरह मैंने संजय के साथ बहुत सारी फिल्में अरविंद जी के कहने पर देखी ऑफिस टाइम जी। में, दोस्ताना निभाने को। इसलिए नहीं जी। कि जी। वो हमें फिल्म दिखाएंगे और उसकी वजह से कुछ छपेगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। दोस्ती की बात है उस तरह से। जी। जी। और बताऊं मैं आपको, शत्रुघ्न सिन्हा, हम्म। नए लोगों की बात। शत्रुघ्न सिन्हा के पास उस समय कोई फिल्म का कोई कोई खास काम कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन बीडीपी के काम चलाते थे, इस तरह की स्थिति थी। हाँ, शुरुआत में और बहुत संघर्ष था। संघर्ष की बात थी। तो उन्हीं दिनों वो आके बैठ जाते थे, कई बार बात करने के लिए आते रहते थे। उन्हीं दिनों पवन कुमार एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे। तो पवन जी के पास कोई काम धंधा नहीं था और पत्रकारिता में समझिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो भी आते थे और उनकी हालत ये थी कि कोई आर्टिकल छप जाए, 150 रुपए उसमें से मिले तो 10-15 दिन का खर्चा चले, इस स्थिति में थे वो। तो एक बार ऐसा हुआ कि पवन जी भी बैठे थे उनके ऑफिस में, अरविंद जी के, शत्रुघ्न भी थे। तो ये बात हुई, शत्रुघ्न ने कहा कि क्या करें, बहुत मुश्किल होती है, कहीं जाके ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि मुझे ले लो, मैं बड़ा अच्छा एक्टर हूँ और ये है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, आगे ये है, वो कैसे किया जाए। तो अरविंद जी ने उन्हें सजेस्ट किया एक सेक्रेटरी रख लो। तो बहुत हंसे, वो कहेंगे मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास एक सिगरेट का पैसा नहीं होता, बीड़ी पी के काम चलाता हूँ, मैं सेक्रेटरी कैसा रख लूंगा मैं। तो उन्होंने कहा मैं बताता हूँ, ये हैं पवन जी बैठे हुए, ये करेंगे। तो वैसी हालत पवन जी की भी थी। तो इस बात पर अरविंद जी ने समझौता या प्रस्ताव रखा था कि ठीक है, अभी ये बगैर किसी पैसे के आपकी तरफ से लोगों से मिलेंगे,
जो आप कहना चाहते हैं लोगों के यहाँ जाके पवन जी कहेंगे। और जब आपको पैसा मिलने लगेगा तब आप उसमें से एक हिस्सा कुछ 10% 15% जो है इनको देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे क्या हर्ज है, मैं तो क्या कुछ कमा तो रहा हूँ, कौन सा 15%। इस तरह मुफलिसी में दोनों की ये हुई, वो स्टार और वो सेक्रेटरी। जी जी जी। और फिर वो काम ऐसा चल पड़ा कि उसके बाद वो उनके सेक्रेटरी हुए, उनका सब काम देखते थे, फिर उनके फिल्म निर्माता हो गए, फिर वो कितना बड़ा उनका अपना ऑफिस हो गया, इतना बड़ा नाम पवन कुमार का हो गया। इस सब अरविंद जी का किया धरा। इस तरह से मतलब वो हेल्प करने की बात मैं बता रहा हूँ उनकी, कि किस तरह से वहां आकर के लोगों को सिवाय फोटो चिपकाने के भी और कोई काम होते थे। और धाक ऐसी थी, शुरू में ही बन गई थी कि उन्हीं दिनों जितेंद्र की फिल्म आई थी पहली फिल्म। तो नए लोगों को प्रोत्साहन देने का काम अरविंद जी का था ही, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाके शांताराम जी के यहाँ जाओ और इस लड़के के इंटरव्यू की बात करो, वहां जाकर मिलना, इंटरव्यू करेंगे इनका। मैं गया तो शांताराम जी से मिला, तो मैंने कहा कहाँ मिलेंगे जितेंद्र, तो उन्होंने कहा आज तो आए नहीं है, नहीं तो रेगुलर आते हैं यहाँ, लेकिन एक बात यह है कि आप क्यों आएंगे उनसे मिलने, वो आएंगे, जरूरत उनकी ज्यादा बड़ी है आपसे, मैं भेजूंगा उसे, आएगा आपके यहाँ। और फिर बाद में ऐसा हुआ, वो 4th फ्लोर में ऐसा था कि एक तरफ आर्ट डिपार्टमेंट था, एक तरफ एडिटोरियल डिपार्टमेंट था, बीच में एक कॉरिडोर था लंबा सा, उसमें सोफे रखे हुए थे, एक दो मिलने जुलने वाले आके वहां बैठ जाते थे। तो एक दिन मैंने देखा जितेंद्र वहां बैठे हैं चुपचाप, वो किसी को पहचानते नहीं होंगे, आए हुए एक ने उधर से चक्कर लगाया, इधर से लगाया, वो बैठे थे। फिर मैं गया उनके पास, मैंने कहा यहाँ कैसे बैठे हैं, क्या? वो कहेंगे जी मैं अरविंद जी से मिलने आया हूँ। तो मैंने कहा कि तो गए क्यों नहीं? तो कहेंगे मैं नहीं जानता हूँ, उन्हें कहा कौन है अरविंद जी, कहाँ बैठते हैं, मुझे पता नहीं। मैंने कहा आपने किसी से पूछा? वो कहेंगे नहीं। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? वो कहेंगे नहीं। आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये हालत थी, इस हालत के लोग आते थे वहां। और फिर अरविंद जी से भी मिले, उनका इंटरव्यू हुआ, फिर वो आते जाते रहे, फिर वो मतलब इस तरह से लोग आते जाते थे, चाहे वो नए हों, चाहे थोड़ा नाम कमा लिया हो। और इन सबको प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने एक विशेष आयोजन किया था। बाद में माधुरी का एक अंक निकला जिसका नाम ही उदय अंक था। तो उसमें जितने उदय होते हुए लोग थे उन सबको जगह दी गई थी। कुछ को जो जरा बड़ा नाम हो गया था उनको थोड़ी बड़ी, छोटों को छोटी, मतलब जो जिसके लायक भी जगह थी। और वो इतना हिट हुआ था इंडस्ट्री में, लोग उसको रेफरेंस के तौर पर देखते थे उस अंक को, कि इसमें से कोई कलाकार छांटने लगे। जैसे आजकल कास्टिंग डायरेक्टर हो गए ना, वो समझिए उसका बीज था वो एक तरह का वो उदय अंक। तो ये स्थिति थी इस तरह से। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। माधुरी पत्रिका का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है और कई तरह के योगदान है। कहानी वहां से निकल कर आई तो उस पर फिल्में भी बनी। जी हाँ, कलाकार वहां पर उदीयमान कलाकार के तौर पर वहां जब प्रकाशित हुए जो कलाकार, उनको फिल्में मिली। बिल्कुल। और वहां एक मार्गदर्शक की तरह अरविंद कुमार वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने सबकी बहुत मदद और आगे बढ़ने की सलाह दी उन्होंने। लेकिन जितने मददगार थे उतने ही अनुशासन प्रिय भी थे। बिल्कुल, उतने ही अनुशासन प्रिय भी थे और कई सारे किस्से उन्होंने मुझे बताए थे। अब ये सब प्रसंग मैं आपके पास चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि बातचीत छिड़ गई है। तो चूंकि शुरुआत जब हुई तो उन्होंने बताया था कि जब मैं टाइम्स में गया तो मैंने पहली शर्त यही रखी कि हमारे ऊपर प्रबंधन का कोई दबाव नहीं होगा कि मैं कैसी पत्रिका निकाल रहा हूँ और यहाँ पर चटनी अचार मसाला वाली चीजें मैं प्रकाशित नहीं करूंगा। विशुद्ध पत्रकारिता जो होगी वो होगी। फिल्म पत्रकारिता भी परिवार के बीच पहुंच सकती है, घर परिवार के लोग उसे पढ़ सकते हैं, परिवार के सभी सदस्य पढ़ सकते हैं। वैसी पत्रिका हमें निकालनी है जिससे साहित्यकारों का भी जुड़ाव हो और परिवार भी उसके बीच एक कड़ी बनानी है। और इसमें उन्होंने सफलता हासिल की। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रबंधन का हस्तक्षेप कबूल नहीं करूंगा,
और इसी सिलसिले में कहानी उन्होंने सुनाई थी विनोद मेहरा की, जिन पर उन्होंने शायद 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया था कि 2 साल तक कोई तस्वीर उनकी प्रकाशित नहीं होगी। शायद उन्होंने कोई सिफारिश कराई थी। तो इसलिए मैं कह रहा था शायद वो बहुत ही अनुशासन प्रिय भी थे। जी हाँ, ऐसा था ना, फिल्म पत्रकारिता उस समय बदनाम थी। बदनाम इसलिए, जैसा आप कह रहे हैं ना, उसमें ये जो इस तरह की हल्की सामग्री जो प्रकाशित होगी, और इस तरह की ज्यादातर पत्रिकाएं वैसी थी, तब दिल्ली से निकलती थी, बम्बई से तो कोई थी नहीं। हालांकि ये बड़ी अजीब बात है कि फिल्म का केंद्र बम्बई है और पत्रिका हिंदी की जो निकल रही है वो दिल्ली से आ रही है। तो वो इसलिए होता था कि वहां डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो लोग कहानी दे देते थे, फोटो का रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दे देते थे, कुछ आने वाले फिल्मों का कुछ जिक्र हो जाता था, बना बनाया मैटर मिल जाता था, उसको जोड़ जंतर करके एक पत्रिकाएं निकलती रहती थी। तो एक संपादक की जो दृष्टि होती है, जो ये सोच के चलता है कि मैं इस तरह की पत्रिका निकालूंगा, उसका तो सर्वथा अभाव था पूरी फिल्म पत्रकारिता में। अरविंद जी ने उस तरह की बातें शुरू की। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं ट्रेनिंग करके आया था, बिल्कुल फ्रेश था। तो अरविंद जी ने ये कहा था कि मुझे फ्रेश लोग ही चाहिए, क्योंकि उनसे मैं अपनी तरह का काम करा सकता हूं। जो लोग फिल्म पत्रकारिता में थोड़े से एस्टेब्लिश हैं, काम कर रहे हैं, उनकी अपनी एक दृष्टि बन चुकी है, उनके अपने संबंध बन चुके हैं, वो कुछ लोगों को के फेवरेट हैं, किसके अगेंस्ट हैं, ये सब मुझे चाहिए ही नहीं। तो उन्होंने किसी भी अनुभवी पत्रकार को नहीं लिया उसमें, और नए लोगों को, मेरे साथ एक और थे, रमेश चंद्र जैन थे, वो भी ट्रेनिंग में मेरे साथ ही आए थे, उनको भी लिया था। वो बाद में खैर फिर चले गए, छोड़ करके दूसरी जगह ट्रांसफर करा लिया, वो अलग बात है। लेकिन उनका ये था कि मैं अपने ढंग से लूंगा लोगों को, और अपने ढंग से ट्रेंड करूंगा, अपने ढंग की पत्रिका निकालूंगा। और ये जो बात है कि वो फिल्म परिवारों में जाने लायक पत्रिका उन्होंने जैसे बनाई और ये सब किया, उसका एक उदाहरण है स्वरलिपि, एक उसमें प्रकाशित होता था एक सब। तो उनका कहना ये था कि घरों में फिल्म के गाने तो प्रचलित हैं, और उनमें बहुत अच्छे गाने भी हैं, भजन भी हैं, और लोरी भी है, और ये भी है, वो है। घर की लड़कियों को या लड़कों को ये कैसे सिखाया जाए, वो इसे सिखाने में तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने स्वरलिपि करके एक स्तंभ शुरू किया था, ताकि उसको देख करके घर के बच्चे हारमोनियम बजा के उसको गाना बजाना सीख सकें। और उसका प्रभाव ये था कि माधुरी घर घर में जाती थी, लोग खुद ले जाते थे अपने बच्चों को, देखो ये स्वरलिपि है, इसको गाना बजाना सीखो, ये गाना सीखो, तुम इसको बजाना सीखो, इस तरह का। तो ये दृष्टि तो इसके पहले किसी संपादक में थी नहीं, किसी पत्रिका में नहीं थी। तो ऐसे ही उनके जो नए नए प्रयोग थे ना, जो नई चीजें उन्होंने जो दी थी, उनकी वजह से पत्रिका परिवारों तक पहुंची, और इसीलिए उसका पारिवारिक फिल्म पत्रिका नाम पड़ गया था माधुरी का। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जैसा कि अभी आपने बताया ना कि बिल्कुल फ्रेश लोग चाहिए था उनको, उन्होंने ये सोचा था बिल्कुल फ्रेश हो। और यही सवाल मैंने उनसे पूछा था, ऐसा ही मिलता जुलता सवाल मैंने उनसे पूछा था कि आप फिल्म पत्रिका के संपादक बने तो आप दिल्ली प्रेस में काम करते थे, और वह एक पारिवारिक और सांस्कृतिक मिजाज की पत्रकारिता वहां पर ज्यादा होती है, और विशुद्ध फिल्म पत्रकारिता यहाँ करनी है, फिल्म पत्रिका निकालनी है। प्रबंधन ने आपको किस लिए चुना होगा संपादक के तौर पर, अगर आप पूरी तरह से फिल्म पत्रकार नहीं थे तो उनका सीधा जवाब था, उन्होंने ये जवाब दिया था मुझे कि प्रबंधन ने ये सोचा था मेरे बारे में कि अगर हम फिल्म पत्रकार को संपादक बनाएंगे तो उसके अपने राग द्वेष हो सकते हैं, किसी फिल्म कलाकार को लेकर के, किसी प्रोडक्शन हाउस को लेकर के, किसी फिल्म को लेकर के, और बिल्कुल ही निष्पक्ष होगा वह व्यक्ति, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें एक ऐसा ठोस व्यक्ति चाहिए जो संपादक हो और
निष्पक्ष पत्रकारिता करता हो, बिल्कुल फ्रेश माइंड हो फिल्म इंडस्ट्री जी के लिए, जी हाँ तो वही उन्होंने आगे बढ़ाई और उन्होंने जो चुनाव किए, उसी सोच के तहत उन्होंने चुनाव किए। बिल्कुल फ्रेश लोग बिल्कुल ऐसे मिलेंगे तो शायद जी हमारे हाँ साथ उनका तालमेल अच्छा रहेगा। जो उन्होंने बताया था कि मैं कुछ लोगों को जानता था मुंबई में, उनमें राज कपूर थे और दिलीप कुमार थे, मीना कुमारी थी। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने पहली बार मीना कुमारी जी की फ़िल्म देखी और उनको चिट्ठी लिखी थी और पत्रिका लॉन्च करने के समय मैं उनका कवर के लिए उनकी फ़ोटो करने गया था। ये खुद ही बहुत ही गए थे अनोखी जी बात हाँ हमारे साथ घटी थी। जी हाँ जी राज कपूर से भी उनकी बहुत ही ख़ासी दोस्ती रही। जी हाँ दोस्ती के बारे में ज़रा कुछ बताएँ? आपने अपने नज़दीक होते हुए क्या-क्या देखा, सुना, महसूस किया? क्या-क्या शुरू बातचीत में होती? जब जब वो आए थे तब बहुत कम लोगों को जानते थे, तो फिल्म इंडस्ट्री का कोई बैकग्राउंड तो था नहीं। सबसे पहले वो सांता क्रूज के पास एक सुरंग नाम का एक रेस्टोरेंट था, उसके बगल में एक छोटी सी जगह थी, वहां ठहरे थे, वहां रह रहे थे। उसके बाद उनकी जो पहचान हुई थोड़ी बहुत, वो चंद्रशेखर जी से हुई। जी, चंद्रशेखर जी। जी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हुई और फिर चंद्रशेखर जी ने उन्हें अंधेरी में अपने बंगले के पास में एक बंगला किराए में दिलवा दिया था, वहां रहते थे वो। तो चंद्रशेखर जी ने उनकी मुलाकात बहुत सारे लोगों से कराई और उन्हीं में से शैलेंद्र भी थे। वो शैलेंद्र को मतलब का काम तो अरविंद जी जानते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनको मिलवाया उन चंद्रशेखर जी ने। और क्योंकि विचारों में बहुत सारी समानता थी, जिस हुँ, तरह हुँ, के व्यक्ति अरविंद जी थे वैसे ही करीब करीब शैलेंद्र भी थे, कि पकड़ हुँ। बहुत ज्यादा पैसे को मैं तो नहीं देने वाले और एक खास विचारधारा के साथ चलने वाले आदमी। उन दोनों में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई फिर उसके बाद। और फिर शैलेंद्र जी के साथ ही वो राज कपूर के यहाँ आने जाने लगे और उनके यहाँ तो कई बार बैठते थे। उनके कोई काम नहीं भी हुआ, कोई मतलब ऐसा न भी हुआ तो भी वहाँ बैठते थे। तो उनके यहाँ और भी दो तीन चार लोग बैठने वाले होते ही थे, उनमें हुँ, हुँ। शैलेंद्र होते ही थे। और मैं उनके म्यूजिक डायरेक्टर जो भी उन दिनों म्यूजिक दे रहे हों वो भी होते थे। शंकर जयकिशन के अलावा, जयकिशन तो कम आते थे, हुँ, लेकिन और जने बैठते थे वहाँ, लेखक जो भी हों। तो हुँ, इस तरह के वो उनके यहाँ उनका आना जाना काफी हुआ, शैलेंद्र के साथ, राज कपूर के साथ और हुँ, दिलीप कुमार के साथ। तो इन लोगों हुँ, से वो मिले, लेकिन फिर भी एक बात ये थी कि ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने उनके व्यक्तित्व से घबराकर या उनके प्रभाव में आकर उन्हें कोई माधुरी में अनुचित फेवर दिया हो। कभी ऐसा हुँ, नहीं हुआ किसी के लिए। वो ठीक है, दोस्ती अपनी जगह और काम अपना जगह। तो वो जी, उनका सबसे बड़ा जो गुण था, वो किसी के किसी उसमें नहीं दबाव में नहीं आते थे वो किसी भी उसमें। जी, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। जी हाँ, और इसीलिए शायद ये वजह भी रही कि जैसा आपने पहले बताया कि प्रबंधन से उन्होंने ये कह रखा था कि, और उन दिनों एक बात ये भी मैं बताऊं आपको कि ऐसा भी था कि हुँ, समय ऐसा था कि संपादक ही सबसे बड़ी चीज था। जी, प्रबंधन जी। ये कहता था, डॉक्टर राम तंडेजा थे उन दिनों, आ गए थे वो कहते हैं कि हम लोग इसलिए हैं कि जो संपादक है उसको जो भी सुविधा चाहिए वो हम प्रदान कर सकें, बस हमारा रोल इतना ही है। वो हुँ, कैसी पत्रिका निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, कैसा है, वो उसमें हस्तक्षेप हमारा अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। तो हुँ, इसलिए औरों के साथ भी नहीं होता था ऐसा। औरों के हुँ, साथ भी यही था कि वो जिस तरह का काम करना चाहें कर सकते थे। इस संबंध में हालांकि बात थोड़ी सी हटके हो जाएगी अपने हमारी चर्चा से। खुशवंत हुँ, सिंह जी आए थे तो उन्होंने मुंबई के रेड लाइट एरिया पर एक वो निकाल दिया हुँ, विशेषांक, और जी, उसमें बाजार के वो जो तस्वीरें करा के उसका कवर पेज छापा। तो जब वो हुँ, छपने लगा तो बहुत सारे लोगों ने देखा और उन्होंने तुरंत ये कहा कि ये क्या छप रहा है, ये तो बड़ी वैसी पत्रिका मानी जाती थी ना वो तो, इलस्ट्रेटेड वीकली। जी, प्रबंधन ने जी। उनसे बुला के पूछा कि भैया ये क्या है, क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ चलेगा क्या, आपके हमारे नाम का क्या होगा।
तो ये बताया जाता है कि उन्होंने जेब से इस्तीफा निकाल के रख दिया कि या तो ये छपेगा या तो ये रख लो मेरा इस्तीफा, जाओ जिससे जो कराना करा। और फिर उन्हीं की चली, उन्हें रखा, वो अंक निकला और बड़ा पॉपुलर हुआ। मतलब वो लीग से अलग कुछ करने की बात है ना, तो कुछ बंदे बधाए उससे, रूल से, और प्रबंधन मानता था इन चीजों को। तो इस तरह का माहौल था। तो उसमें अरविंद जी ने भी जो भी उनको ठीक लगा, जिस तरह का वो हुआ, उस तरह से अपना काम किया। अलग अलग तरह से के वो निकाले उन्होंने। कई अंक तो जैसे ऐसे भी निकाले जो पेंटिंग करवा कर थी, फोटोग्राफ नहीं था, बल्कि वो बनाया, बनवा के कुंदन लाल सहगल का कवर छपा था माधुरी में, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग करवा के चला था। तो उन दिनों ये था कि भाई बढ़िया से बढ़िया चिकनी किस्म की फोटो हो, वो छपे, लेकिन उससे अलग कुछ करने के चाह में उन्होंने अलग अलग चीजें की, बहुत तरह के प्रयोग किए उन्होंने। निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं उसमें माधुरी, और मेरे पास आपके माध्यम से बहुत सारी पत्रिकाएं मिली, बहुत सारे अंक मिले हैं माधुरी के। मैं जी हाँ। उनको समय समय पर पन्ने पलटता रहता हूँ, जब जब बीच में मुझे मौका मिलता है मैं पन्ने पलटता हूँ, वहां से बहुत सारी जानकारियां मिलती है। मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि पिक्चर प्लस पे एक सीरीज मैं शुरू करूँ कि माधुरी के पन्ने से जो भी उसमें चुनिंदा पन्ना मुझे दिखे, मैं जरूर, उसको वीडियो में करना चाहूंगा उस पर। अब मैंने क्योंकि इस शुरुआत तरह भी की की है। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारी जी चीजें जी हैं, लोगों के अच्छे अच्छे लोगों के लेख हैं उसमें, तरह तरह की बातें जी हैं जो आज जी भी जी उतनी प्रासंगिक हैं, वो आज बिल्कुल भी बिल्कुल। पढ़ने में बहुत अच्छी लगेंगी। तो इस तरह का हम्म। करें आप तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। हाँ, ये आपका बड़ा योगदान है कि आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ, मैं इसके लिए बहुत मुझे शुक्रिया ये लगा कि मेरे पास अदा जो ये करूंगा। अंक हैं, इनके जी सबसे योग्य व्यक्ति जिसको वो दिए जा सकते हैं, जो उसका सदुपयोग करेगा और उसको मानेगा कि ये खाती है, वो आप ही हम्म। थे। वर्षों से मेरे पास था वो सब कुछ, लेकिन किसको दिया जाए वो अंततः आप मिले उस योग्य। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आपने मुझे इस लायक समझा, मैं वाकई बहुत ही अ, भीतर से कैसे मैं व्यक्त करूं इस अपना भाव, इसको लेकर के हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। माधुरी पत्रिका इतनी कामयाब हुई, जी हाँ। घर घर में पहुंची, जी जैसे कि कोई पारिवारिक पत्रिका हो, इसकी चर्चा हम लोग शुरुआत में कर चुके हैं। जी हाँ। जैसे कि कोई साहित्यिका हो, साहित्यकारों के बीच जाती है। ये जो कामयाबी है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? अरविंद कुमार जी किस प्रकार से तैयारी करते थे? हर एक अंक की जो तैयारी करते थे, बताते थे कि बहुत ही उसके पीछे हम दिमाग लगाते थे, बहुत ही प्लान करते थे। अब उनसे तो हमारी इतनी ही बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि हम प्लान करते थे, लेकिन क्या-क्या प्लान करते थे? अब चूँकि उस उनकी उस वक़्त इतनी उम्र हो चुकी थी कि मैं डिटेल में नहीं जा पाता था उनके पास। अगर आप बता सकें कि प्लान करने में क्या-क्या देखिए, परेशानियाँ आती थी, प्लान मैंने कैसे करते थे, कैसे सफल होते थे उसमें फिर? मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता था कि वो सारे दिन लोगों से मिलते रह जाते थे और उसके बाद हम लोग शाम को बैठते थे काम लेकर के। तो फिल्म पत्रिका या जो एक पाक्षिक पत्रिका निकालना है ना, बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए है कि 15 दिन बाद, एक तो वो बहुत पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है उसकी, और टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसा था, एक के बाद एक के बाद एक पत्रिका छपती थी। तो जरा सा भी किसी पत्रिका को लेके 1 घंटे का विलंब भी जो है ना, वो भारी पड़ जाता था। तो चार चार अंक पत्रिका के एक साथ प्लान करने पड़ते थे। हम लोग हुँ, जब प्लानिंग के लिए बैठते थे तो हुँ, 4 अंकों की कम से कम प्लानिंग करते थे। और उसमें ये होता था, पहले ये सबसे बड़ी जो मुश्किल आती थी, जो होती थी, कि आज के 4 हफ्ते, 4 मतलब करीब करीब 2 महीने बाद कौन सी हुँ, चीज ऐसी है जो प्रासंगिक रहेगी, जिसको लोग हुँ, देखना चाहेंगे। और उसमें हुँ, सबसे ज्यादा मुश्किल होता था मुख पृष्ठ, कवर हुँ, पेज किसको दिया जाए और क्यों दिया जाए, हुँ, ये बात तय करना सारा टाइम इसमें जाता था। और फिर ये हुँ, सोचते थे कि अच्छा फलां फिल्म आने वाली होगी, तो ऐसा टाइम हुँ, आएगा, उन दिनों ये वाला त्योहार होगा, ये वाली छुट्टियां होंगी, इस तरह हुँ, की चीजें सोच करके उसको तय किया जाता था। और हुँ, फिर उससे भी ज्यादा फिर जो बड़ी बात थी कि मान लिया हमने फॉर एग्जाम्पल दिलीप कुमार को
2 महीने के बाद कवर दिया, और एक खास बात से दिया कि उनकी ये फिल्म आ रही है इसलिए दिया। अब उस पर आर्टिकल कौन लिखेगा, किससे जी। लिखवाया जाए, कौन लिखे हम्म, जो कि उस मौके को ठीक से समझे और दिलीप कुमार को भी जानता हो और फिर उनका फैन भी ना हो, जी। बिल्कुल पूरी तरह से वो उसको श्लाघा से ना भर दे, ये भी देखना पड़ता था। तो जी, जी। उन्होंने, अरविंद जी ने अपना काफी बड़ा एक राइटर्स का, लोगों का अपने संपर्क से वो बनाया हुआ था, जिनमें से अच्छे अच्छे लोग थे लिखने वाले, और उनको लगातार जगह देते थे, उनको बुलाते थे, बैठते थे, उनसे भी बात करते थे कि अगर ऐसा किया जाए तो कैसा हो। तो इस जी, सिलसिले जी। में फिर वो लेखक ढूंढा जाएगा, फिर उसको बताया जाएगा कि लगभग इस तरह की बात चाहिए हमें, ऐसा हो, फिर वो नियत समय में उसको करके दे भी दे। तो इस तरह से वो चलता था। इसी के साथ दूसरा होता था सेंटर स्प्रेड, बीच के जो 2 पेज होते थे, जो आधी इधर और आधी इधर हो जाती है, वो जी, जी। किसको दिया जाए। तो वो एक इस तरह की फोटो होती थी, बहुत बड़े साइज की, पूरे साइज की, जिसको लोग निकाल के घर में रख लेते थे और संभाल के भी रखते थे। तो सेंटर स्प्रेड किसका होगा, कवर किसका होगा, और कवर स्टोरी कौन लिखेगा, ये बातें जी। तय करने में इसमें बहुत सारा टाइम जाता था। और हम्म, फिर वो इसी तरह की चीजों से सोच के किया हुआ, क्योंकि ये टाइम होता था, जैसे मैंने बताया, उदय अंक सोच के निकाला गया था। ऐसे फिर होली के लिए अंक निकालते थे, और पूरा का पूरा एक होली 2 महीने पहले किसी जगह कर ली जाती थी। एक बार ऋषिकेश मुखर्जी के बंगले में की थी पूरी होली, क्योंकि वो अंक छापना है, और वो पहले से फोटो हाथ में होनी चाहिए 2 महीने पहले, और जी, वो जी, भी जी। नई होनी चाहिए, पूरी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आयोजन करके किया जाता था उनको, फिर वो किया जाता था, और तब जाकर के होती थी वो। इस बहुत सिलसिले मेहनत में करते थे। किस तरह से मुश्किल पड़ती थी ये बताऊं मैं। जैसे जब अमिताभ बच्चन की शादी हुई, तो वो गुपचुप जैसे ही हुई, किसी को कोई खबर तो थी नहीं, चुपचाप किया गया। लेकिन क्योंकि साहित्यिक टाइप की पत्रिका थी और बच्चन जी से हिंदी वालों के संबंध अच्छे थे, तो पत्रिकाओं में सिर्फ 2 को बुलाया गया था, एक माधुरी थी और एक धर्मयुग था। धर्मयुग जी। इसलिए भी था कि वो भारती जी और बच्चन जी के बड़े अच्छे पुराने संबंध थे, और हम लोगों के भी उनके खास संबंध थे। अब जी। ये था कि जल्दी से जल्दी कवर आना चाहिए, जिसमें जो उसकी उनकी शादी का, लेकिन पत्रिका तो 15 दिन की थी, तो कैसे करेंगे फिर इतना। तब हम लोग जब गए उस शादी में, तो हमारे फोटोग्राफर थे 2-3 जने, जितेंद्र आर्य वहां थे, महाजन साहब थे, बाली साहब थे, कुलकर्णी जी थे। तो इनमें से कुलकर्णी जी को तैयार किया गया, कुलकर्णी, मैं और अरविंद जी, हम तीनों शादी में गए। रात के 11, साढ़े 11 बजे के करीब वहां से निकले जी। उसमें, और सीधे ऑफिस आए वहां से। वहां रात को कुलकर्णी जी ने उसी समय वो सारे फोटोग्राफ डेवलप किए। तब वो ट्रांसपेरेंसी से छपता था कवर पेज, ट्रांसपेरेंसी होती थी उसके लिए। जी। उसी समय वो ट्रांसपेरेंसी डेवलप की गई। रात को करीब करीब 1-1:30 बजे उन्होंने वो दिया। अरविंद जी ने उसका लेआउट बनाया, मैंने वो रिपोर्ट लिखी वहां की, और 2:30 या 3 बजे, या समझिए 4 बजे हम लोग रात को वहां से निकले, पूरा का पूरा पेज तैयार करके। और अगले दिन सवेरे सबसे पहले जैसे वो मिला, तो वो प्रेस में भेजा गया है कि अब पहले वाला सब हटा करके उसी जगह में ये लगाया जाएगा। तो इस तरह से की समस्याएं आती थी वो ये करके, लेकिन फिर भी वो लगातार जी, जी। सजग रहते थे, और ये सोचते रहते थे कि आगे क्या होने वाला है, कौन सी चीज सामयिक होगी, उसके हिसाब से जी, फिर जी। प्लान करते थे उसको। जी हाँ। जी, जी। एक कुशल संपादक की बड़ी भूमिका थी उनकी। एक कुशल संपादक के तौर पर ही एक जी फिल्म जी। पत्रिका निकालते थे, उसका आयोजन करते थे, जी हाँ। जी और सबसे बड़ी बात ये कि उन पर बहुत भरोसा करते थे सभी लोग, और जिस पर जिसको वो बहुत नज़दीकी से चाहते थे, उस पर वो भी बहुत भरोसा करते थे। जी। जी जो दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी की खबर जो आपने ब्रेक की थी, जी। स्कूप, मैंने वो पढ़ा आपकी इस किताब में। जी हाँ। स्कूप फिल्म पत्रकारिता
में भी स्कूप हो सकता है। और इस ये बात को ये लेकर के अक्सर वो बहुत चर्चा करते थे कि विनोद ने बहुत ही अंदर की वो खबर निकाली जो वो खबर किसी के पास नहीं थी, और पूरा भरोसा करके मैंने उसे खबर पर उसको स्थान वो दिया जो था। अरविंद जी ने अगर उस समय साथ न दिया होता तो मौका जी, हाथ जी। से निकल जाता। वो संयोग ऐसा था कि मेरे हाथ ये खबर लगी कि वो 2 दिन बाद शादी कर रहे हैं और जी, जी। अगले दिन हमारी पत्रिका बाजार में आने वाली थी। जी, जी। तो जैसा मैंने बताया कि टाइम्स में ऐसा था कि 1 घंटे का भी विलंब नहीं होता था। जिस जी, समय जी। पत्रिका को जाना है उस समय जाना ही होगा, उसके बाद दूसरी लाइन में लगी हुई है तो वो नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक रिस्क लेकर के ये 2 लाइनें हम और कुछ भी कर नहीं सकते थे। हम कवर नहीं बदल सकते थे, हम अंदर कोई लेख नहीं दे सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। ज़्यादा जी, से जी। ज़्यादा जो था वो कवर में ये लिखा कि उन दोनों की शादी हो रही है और परसों को शादी है। और जी, ये खबर ऐसी थी जिस पर कोई भी जना विश्वास करने को राज़ी नहीं था, जी, कोई जी। भी नहीं। तो जब ये मालूम पड़ा कि इस तरह की खबर माधुरी दे रही है, वो दिन हमने उस पर कराया और अगले दिन अखबार जैसे आता है ना सवेरे-सवेरे, उसी समय जी, जी, सवेरे जी। माधुरी भी आई और उसमें ये खबर थी जो कि किसी भी डेली पेपर में भी नहीं थी। जी, जी। उसका असर ये हुआ कि टाइम्स बिल्डिंग में तहलका मच गया कि माधुरी ने गलत खबर दे दी है। ऐसा जी, कुछ जी। है ही। और हुँ, ऐसा इसलिए भी था कि फ़िल्म फेयर ये मानता था या जैसा कि हुँ। हर जगह है हिंदी वालों को दूसरा दर्जा दिया जाता है ना हमेशा, इंग्लिश हुँ, वाले हुँ, पहले। हुँ। तो इंग्लिश पत्रिका वो भी इतनी पुरानी, इतनी प्रतिष्ठित उसको नहीं मालूम और हुँ, माधुरी में खबर छप रही है कि उनकी शादी हो रही है। तो उन लोगों ने हुँ। बिल्कुल कंडम कर दिया था, उन्होंने कहा गलत खबर है, हो ही नहीं सकता ऐसा। हमारे पास इसका कोई भी रत्ती भर भी किस सुराग नहीं है और इसलिए ये नहीं हो सकता। तो एक बार तो ऐसा हो गया था कि क्या हो गया ये गलती करके बैठे क्या हम लोग। लेकिन हुँ। अरविंद जी का विश्वास था, जो मैंने कहा जी, उन्होंने माना, जी। भरोसा किया मेरी बात पर और मेरा साथ दिया पूरा का पूरा। सारे दिन जी, हम लोग इस उसमें रहे कि हम फँस गए, हम लोगों ने गलत कर दिया, अभी सारे मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ेगा, सारी फ़िल्म इंडस्ट्री हुँ, में हवा उड़ेगी, उसमें हँसी होगी और हुँ। क्या हो गया ये? लेकिन उन्होंने कहा देखेंगे जो भी होगा, आपने जब किया है तो किया है, हम उस बात पर खड़े हैं। और अगले बहुत दिन बहुत बड़ी बात, सवेरे बहुत बड़ी बात। और अगले दिन सवेरे जाकर के ये बात कन्फर्म होनी शुरू हुई कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि फ़िल्म फेयर वालों ने बहुत कोशिश की उन्हें संपर्क करने की, दिलीप कुमार को, सायरा बानू को, कोई भी कहीं नहीं मिला तो उनको लगा ये क्या है, वो सब होटल में शिफ्ट हो गए थे। तब हुँ, फिर धीरे-धीरे हुआ और शाम तक ये बात खुल गई कि हाँ, सच बात है और माधुरी ने सबसे पहले इतना बड़ा स्कूप दिया। उसके लिए माधुरी की बहुत प्रशंसा हुई और जी। लेकिन अरविंद जी अगर खड़े न रहते, अगर उस बात पर घबरा जाते या कहते ये क्या हमने क्या कर लिया या एनग्रेव करने को राज़ी ना होते तो बात नहीं हो सकती थी। इसके लिए यही मैं कह रहा था कि प्रतिभा पर वो बहुत ही भरोसा करते थे। बहुत, प्रतिभाशाली व्यक्ति पर भरोसा करते थे हम बहुत। बहुत करते थे, इसको शक नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब वो दिल्ली आने लगे, जी, दिल्ली आने का फैसला जब उन्होंने किया, जी हाँ। तो क्या इसका पूर्वाभास आप लोगों को हो रहा था कि हाँ, वो अब अवकाश लेना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, कुछ शब्दकोश की दुनिया में अब कुछ नया करना चाहते हैं? अब अ, उसके बाद एक संकट ये भी खड़ा रहा होगा कि संपादक किसे बनाएँ? फिर जी आपका हाँ, नाम आया। मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ये बात चुपचाप की हो। हुँ, उन्होंने 2 साल पहले उनके मन में देखिए, ऐसा भी नहीं था कि वो फ़िल्म पत्रकारिता से अघा गए थे, ऐसा भी नहीं है। उनका मन क्या था? उनका मन ये था कि स हिंदी वाले जितने भी लोग हैं, हिंदी हिंदी तो बहुत करते हैं, हिंदी के लिए जी। क्या करते हैं? हुँ, तो उनका कहना ये था कि हिंदी में थिसारस जिसे कहते हैं, जो एक शब्दकोश है, जो एक तरह से पर्यायवाची शब्दों का कोश माना जाता है। वो एग्ज़ैक्टली उसको पर्यायवाची नहीं कह सकते, लेकिन हुँ, उससे मिलते-जुलते शब्द जो हैं, जो हिंदी में अंग्रेजी में थिसारस बहुत चलती है, हिंदी में क्यों नहीं हुँ, है? थी नहीं ना, कोई भी नहीं थी। तो वो ये कहते थे क्यों नहीं है? बिल्कुल। हमें बार-बार ज़रूरत पड़ती है, तो है नहीं। तो किसी ने नहीं बनाई अभी तक।
तो वो ये कहते थे कि तो कौन बनाएगा, हम एक दूसरे से शिकायत करते रहेंगे कि भाई तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, नहीं है, होनी चाहिए, ऐसा है, हिंदी में कमी है, हिंदी के लिए कुछ करके तो दिखाओ। जी तो जी वो ये नहीं कि पत्रकारिता से थक गए थे या फिल्म पत्रकारिता छोड़ना चाहते थे, वो हिंदी की एक ऐसा शब्दकोश देना चाहते थे जो उसके पास अभी तक नहीं है। और ये काम जो है संपादक रहते हुए नहीं किया जा सकता था, वो फुल टाइम जॉब था। फुल टाइम क्या, बल्कि वो तो लाइफ टाइम जॉब था, पूरी तरह से उसमें दे देना पड़ेगा। तो 2 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं आज के 2 साल बाद इस तारीख को इस समय चला जाऊंगा, पत्रकारिता छोड़ करके, फिल्म की पत्रकारिता छोड़ के थिसारत का काम करने चला जाऊंगा। और उस समय मुझसे सीनियर एक जैनेंद्र जैन हमारे यहाँ थे, मुझसे सीनियर थे वो। तो वो माहौल ऐसा था, संपादक से तो बहुत डरते थे दूसरे विभागों में। धर्मयुग में भारती जी का बहुत आतंक था, उसी तरह इलस्ट्रेटेड वीकली में बहुत आतंक था। इलस्ट्रेटेड वीकली में तो संपादक लोग पहले स्टाफ की तरफ देखते भी नहीं थे, वो आईएएस अफसरों की तरह का उनका रवैया होता था। फिल्म फेयर में भी मैंने बताया, संपादक किसी से मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। एक अरविंद जी थे जो सबसे बात करने वाले वो होते थे। तो कई बार हमको अपने डिपार्टमेंट में बैठ के सुनने को मिलता था कि फलान डिपार्टमेंट में फला आदमी को निकाला जा रहा है क्योंकि वो संपादक से नहीं बनी उसकी, या संपादक ने उसका काम पसंद नहीं है। और सब लोग डरे रहते थे कि कब किसका नंबर आ जाएगा, कब किसको डांट पड़ेगी, कब किसको निकाल दिया जाएगा। ऐसा एक खौफ था सिर्फ अरविंद जी के सिवा, औरों का किसी में भी नहीं था। और जब अरविंद जी ने कहा कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूं और मैं ये करूंगा, कर रहा हूं, उन्हीं दिनों ये बात थी राजेश खन्ना के बारे में, एक बार ये बहुत जबरदस्त अफवाह उड़ी थी वो सब छोड़ रहे हैं और एक्टिंग छोड़ के चले जाएंगे, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और इंग्लिश की जो उन समय में जो स्टार एंड स्टाइल जैसी पत्रिका थी, उसने बहुत जबरदस्त इस बात को उछाला था कि छोड़ के जा रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो उस माहौल में अरविंद जी ने यह कहा कि मैं जा रहा हूं। तो लोगों ने कहा ये फिल्मी शगुफे हैं, होता है फिल्म इंडस्ट्री में, सभी लोग करते हैं, राजेश खन्ना भी कर रहे हैं, अरविंद जी भी कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन वो अपनी जगह पर इतने पक्के थे अपने इरादे पे, उन्होंने भाभी जी से बोल के कुसुम कुमार से, श्रीमती कुसुम कुमार से बात कर ली थी, घर में बात कर ली थी कि देखो मैं छोड़ना चाहता हूँ, बहुत समय कोई इनकम नहीं होगी, और जो हमारा प्रोविडेंट फंड का पैसा है, जो ये है थोड़ा बहुत पैसा है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये सब घर में पक्का कर लिया था, उसके बाद अनाउंस किया था उन्होंने ये सब। और उन्होंने भी कहा था आप जो करना चाहते हैं कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हर हालत में आपके साथ रहूंगी, पैसा होगा ठीक है, नहीं होगा करेंगे, आप वो कीजिए जो आपके मन में है। इस दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने ये बात की थी। तो उन्होंने सबसे पहले जैनेंद्र को बुलाया, उससे उन्होंने कहा कि देखो मैं 2 साल बाद चला जाऊंगा, और अगर तुम्हें पत्रिका संभालनी है तो आज से तुम काम करो संपादक के तौर पर, और जो भी कोई कमी रह जाएगी घबराना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। कमी जो होगी वो मेरे से रहेगी, क्योंकि अभी तो मैं नाम के लिए तो संपादक हुई हूं, और तुम काम से करो, तुम संपादक बनने की तैयारी करो आज से। अब संयोग की बात ये थी कि जैनेंद्र का संवाद लेखन में और डायरेक्शन में और फिल्म बनाने में उस तरफ बहुत इंटरेस्ट था, और बाद में उसमें वो राज कपूर के साथ की फिल्म के लिए उन्होंने काम किया और वहां चले गए और उन्होंने छोड़ दिया बाद में। तो उन्होंने, जैनेंद्र जी ने भी साफ कहा कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिल्म पत्रिका के संपादक के पद तक रहना नहीं चाहता, मेरी उससे कहीं बड़ी आकांक्षाएं हैं, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूं, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा रिलीव कीजिए, थोड़ा काम का प्रेशर मेरे ऊपर कम रखिए, मैं दूसरी तरफ कोशिश कर रहा हूं। तो उन्होंने जैनेंद्र को भी पूरा साथ दिया, उसको बाहर काम करने का पूरा मौका दिया, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये नियम था कि आप कंपनी में रहते हुए बाहर का कोई काम नहीं कर सकते किसी भी तरह का, ये नियम था। उससे उन्हें कभी भी वो ये नियम उनके सामने आने नहीं दिया।
जैनेन्द्र ने काम किया, संवाद लिखे, पटकथा लिखी और फिर बाद में छोड़ के चले गए और बड़ा एक फिल्म भी बनाई, उसका डायरेक्शन भी किया। मतलब उन्हें अपना मनचाहा काम करने का पूरा मौका अरविंद जी ने दिया। और जब जैनेन्द्र ने मना कर दिया, उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा, फिर उन्होंने मेरे से भी ये कहा कि क्या तुम्हारी भी कोई फिल्म बनाने की या फिल्म इंडस्ट्री में कुछ और काम करने की तमन्ना है? अगर है तो बताओ, और वरना संपादक बनने की तैयारी करो। मुझसे भी उन्होंने यही कहा कि 2 साल का टाइम है, हर तरह के निर्णय आज से तुम्हारे होंगे, और उन निर्णयों में अगर कोई कमी रह गई, कहीं कोई मुसीबत आई तो घबराना मत, मैं हूं तुम्हारे पीछे। अब बताइए, इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा साहस कोई देता है क्या? कोई नहीं देता। तो उस बल पर फिर मैंने काम करना शुरू किया, और बाद में ऐसा हो गया था कि वो बहुत बहुत दिन ऑफिस नहीं आते थे। अपने काम की तैयारी शुरू कर दी थी उन्होंने, उस काम में लगे रहते थे, कभी बीच में आते थे, पूछते थे कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरह का ये नहीं है। और इस तरह उन्होंने मुझे हर क्षेत्र में मांझा मौका दिया, कोई भी गड़बड़ नहीं होने दी। और फिर आखिर में अपने जो भी उन्होंने टाइमलाइन तय की थी उसको उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर मैनेजमेंट ने भी उन्हें बहुत मनाया, उन्होंने भी कहा तुम क्या कर रहे हो, ये कौन सा, क्या तुम्हारी इस तिजारत से क्या होने वाला है, क्या करोगे, क्या तुम्हारी इनकम होगी, इतने दिन कैसे रहोगे, क्या हुआ? लेकिन उन्होंने जो निश्चय किया था वो किया और फिर उसे पूरा कर दिखाया। और उसके मार्ग में बहुत तरह की तकलीफें आई उनको, बाद में जहाँ वो काम करते थे दिन में वहां बाढ़ आ गई और ये हो गया और वो हो गया, दुनिया भर की तकलीफें, लेकिन वो डिगे नहीं और आखिर में वो कर दिखाया जिसके लिए उन्होंने वो पद छोड़ दिया था। वो सिर्फ हिंदी की सेवा के लिए गए, ये नहीं कि किसी चीज से उनका मन भर गया था और उसे आगे नहीं चलाना चाहते थे वो। कि अरविंद जी वाकई फिल्म पत्रकारिता से उबे नहीं थे। हाँ, यह बात मुझे इसलिए वाकई बहुत ही सही लगी, बहुत ही उचित लगी। जिन लोगों ने भी ऐसा सोचा होगा उनको निश्चित तौर पर इसका ज्ञान होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। वह इसलिए कि जब मैं पिक्चर प्लस का उस वक्त ब्लॉग जैसा चला रहा था, एक ब्लॉग का प्लेटफॉर्म चला रहा था, और जी हाँ, उनसे जब मैं मिला और उनको मैंने अनुरोध किया उनसे कि आप उस दौर की कहानियों को याद करें, जो सकारात्मक जी हाँ, कहानियां हैं उनको आप जी हाँ, याद करें, और अगर हाँ, आप लिखना नहीं है तो आप बोल दे तो मैं टाइप कर लूंगा, मैं उससे बना लूंगा और मैं फिर आपको बनाकर दिखा दूंगा, आप उसमें संशोधन कर दीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ, तो शुरुआत में तो थोड़ा झिझके हो, कहा कि याद करना पड़ेगा, मैं बहुत भूल चुका हूँ। मैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर गया उनके घर पे, फिर मैंने उनसे गुजारिश की, तो उन्होंने कहा चलो शुरू करते हैं, ऐसा करो तुम मुझसे सवाल लिख के भेजो। तो अब मैं बोलूं, शुरुआत में तो 2-3 एपिसोड जो गया वह उन्होंने बोला, मैंने उसको लिखा, तो थोड़ी उनकी जो आवाज थी उस वक्त तक आते आते थोड़ी बिखर रही थी और बहुत कुछ सुनने में ठीक से समझ में नहीं आता था कि उन्होंने पूरा वाक्य क्या बोला, क्या थी? कुछ शब्द जी, उनसे छूट जी, जाते थे। तो जी, उन्होंने जी, जी, ऐसा कहा कि आप सवाल लिख के भेजो और मैं उसका जवाब लिख के भेजता हूँ। तो अगले कई सारे एपिसोड में उनको सवाल लिख के भेजता था और वो उसका जवाब लिख के भेजते थे। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलते चलते करीब करीब 135-36 भाग चला गया, पूरा जी हाँ, हफ्ता चला गया, 135 हफ्ता, कम जी नहीं हाँ, होता है। फिर मैंने उनसे एक दिन जाके पूछा कि आपने मेरे कहने पर इतनी लंबी श्रृंखला कैसे तैयार की? कि मैं तो बिल्कुल एक मामूली सा व्यक्ति हूँ, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है हमारा, जिसको बहुत कम लोग उस वक्त जानते थे। आपके कॉलम आने के बाद बहुत सारे लोग उसको पढ़ने लगे। तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो बहुत ही चौंकाने वाला जवाब था। उन्होंने ये कहा कि आज तक के जीवन में मुझसे किसी ने यह कहा ही नहीं, ऐसा प्रस्ताव किसी ने मुझसे रखा ही नहीं कि उस दौर को हम याद करें, श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लिखें। तुम ऐसे पहले व्यक्ति हो जिसने इतनी गंभीरता से, इतनी शिद्दत से तुमने ये रिक्वेस्ट की है, तो मैं बिल्कुल ही भीतर से हिल गया। तुम्हारे सवाल ने मुझे झकझोर दिए और मैं यादों में खो गया। तो फिर उसके बाद लगातार मैं लिखता चला गया, जी और हाँ, जब वो बेटे के पास गए वहां तब तक वो लिखते रहे, कोरोना काल तक।
लिखते जी रहे हाँ। थे। इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर फिल्म पत्रकारिता से उनका मोह भंग नहीं हुआ था और कुछ नया करना चाहते थे हिंदी के लिए। आपकी वो जो श्रृंखला थी ना संजीव जी, मैंने जी, पूरी जी। पढ़ी है। हर जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। एपिसोड मैंने उसका पढ़ा है, पूरी गंभीरता से पढ़ा है। जी, जी। और वो मुझे इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रिय थी कि उनके बहुत सारे हिस्सों का मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, उनको जानता जी, हूँ, क्या बात है, किस संदर्भ में उन्होंने ऐसा कहा, वो सब मैंने देखा। और जी, उससे भी बड़ी बात ये है कि अरविंद जी ने जो आपकी तारीफ की ना, उसके वो सचमुच तारीफ करने लायक है, क्योंकि किसी ने कभी इस तरह की, मैंने कहा ना, फिल्म पत्रकारिता का लोग गंभीरता से लेते ही नहीं। ये जी, सोचते ही नहीं कि उसमें कितनी बातें हैं, कितनी बातें उसमें से निकल के आई हैं। आगे के लिए किस तरह से वो प्रदर्शक हो सकती है, ये बात किसी ने सोची नहीं। वो तो जी, जब आपने काम शुरू किया तब लोगों को समझ में आया कि अरे ये एक महत्वपूर्ण काम है। वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अरविंद जी के साथ आपने किया था। और जी, पहले जी, भी मैंने कहा है और बाद में भी कहता हूं मैं कि कभी ना कभी आगे चल के ऐसा होगा, कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि इस श्रृंखला पर एक सीरीज बनाई जानी चाहिए। जी, जी, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। भारत एक खोज पर बनी, कब जी, से जी, जी। वो किताब थी, लेकिन नहीं समझ में आया। वो बाद में आकर के श्याम बेनेगल ने सोचा और फिर इतनी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है वो। फिल्म को जी, लेके जी। कभी ना कभी आपकी श्रृंखला जो है, आपकी जो सीरीज थे, उसके साथ जी, ऐसा जी, ही जी। कभी होना है जरूर। उसके लिए जी, जी, उसका जी। श्रेय आपको दिया ही जाना चाहिए। और मैं अरविंद बिल्कुल जी ही की भावुक हो रहा हूँ इस बात पर। मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ। आप ऐसा कह रहे हैं, मैं बहुत भावुक हो रहा नहीं, हूँ। बस ये निश्चित। देखिए, सच सच बात है। किसी ने कभी किया, किसी ने किसी, मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, फिल्म पत्रकारिता को लोगों ने गंभीरता से लिया ही नहीं। और जिन्होंने जी, लिया उनमें एक व्यक्ति आप हैं। आपने अपना सर्वस्व लगा करके इतनी अच्छी पत्रिका निकाली। जी, जी, और वो जी, बिल्कुल। सबकी तो कोशिश की मैंने, वो जी। तो होना चाहिए था ना। बहुत सारे जितने लोग फिल्म को प्यार करते हैं, वो उन सबको उस पत्रिका के साथ जुड़ जाना चाहिए था, और ये लगता है कि हिंदी की सबसे बड़ी पत्रिका वही होनी चाहिए थी। लेकिन अब ठीक है, लोगों का अपना अपना शौक है, अपना ये है। लेकिन सच बात यह है कि जो लोग फिल्म पत्रकारिता से जुड़े, उन जिन्होंने इसके अच्छे पहलू को देखा, आप उनमें से एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। आपके काम का भविष्य में बहुत आकलन किया जाएगा, ये बात मैं जी, जी। निश्चित तौर से कह सकता हूँ। इस तरह आपने मेरे बारे में ऐसे शब्द कहे, ये मैं भीतर से बिल्कुल ही पिघल गया। मैं इसके बारे में और क्या कहूँ मैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता इतने सालों के बाद जब हम उनके योगदान की चर्चा करते हैं, हमने उनके जीवित रहते सोशल मीडिया पे एक लिखा भी था और भी कई लोगों ने उसका समर्थन किया था कि जितना बड़ा उनका योगदान है हिंदी जी हाँ। को लेकर के, पत्रकारिता को लेकर के, अनुवाद और जी। लेखन को लेकर, उनको पद्म सम्मान भी मिलना चाहिए था। इसके पीछे मुझे लगता है कि थोड़ी सी राजनीति हो सकती है। अरविंद जी का परिवार जो है, उनके पिता भी मेरठ में जो थे, और खुद अरविंद जी भी कट्टर कांग्रेसी थे। अच्छा। पूरी तरह से वो कांग्रेसी थे, जी, हमेशा वह वही रहे, और बात तक भी उन्होंने उस बात का समर्थन किया, पार्टी का। तो मुझे लगता है कि जो उनके योगदान की वजह से उनको जो बड़े पुरस्कार मिलने चाहिए थे, जो सम्मान होना चाहिए था, उसके पीछे कहीं ये सोच रही है कि उनका जो झुकाव था, थोड़ा हुँ, सा कांग्रेस की तरफ था, और उसकी वजह से वो उनका नाम कभी प्रस्तावित ही नहीं किया गया, या कंसिडर ही नहीं किया गया। इसलिए काम उतना बड़ा था जो किसी ने नहीं किया। जी, लेकिन जी, जी। वो, मुझे लगता है कि उस राजनीति के शिकार हुए हैं। जी, जी, जी। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, काफ़ी समय हो गया है। एक सवाल ये है कि आपने इतना लंबा दौर देखा है, 62-63 से ही आप जुड़े हुए हैं जी हाँ। पत्रकारिता की दुनिया में, और आपने बिल्कुल ही स्वर्ण युग देखा एक तरह से पत्रकारिता का, फ़िल्म पत्रकारिता का। आज की फ़िल्म पत्रकारिता जब आप देखते हैं, तो इसके बारे में क्या विचार आपके मन में आता है?
क्या सुझाव हाँ, देना चाहेंगे, या किस प्रकार का अफसोस होता है, या किसी पॉइंट पर आपको गर्व भी होता है, क्या कहना हाँ, चाहेंगे? देखिए हमारे समय में हमको ये सिखाया गया, ये सिखाया जाता था कि आप फिल्म पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े से बड़े आपको मिलना है, उसका इंटरव्यू आप करेंगे, उसके साथ रहेंगे, बात करेंगे, लेकिन जी। कभी भी ये मत समझिए कि आप हुँ, उससे किसी तरह कम हैं। हुँ, कम का मतलब ये नहीं कि पैसा और नाम की बात है, उसके पीछे पब्लिक है। एक बड़ा दर्शक वर्ग है जिसने उसको इतना बड़ा स्टार बनाया है और वो ये है। लेकिन उसके सामने जब आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, बात करेंगे और ये समझेंगे कि अरे मैं तो एक सामान्य पत्रकार हूँ, तो फिर आप कभी भी उससे खुल के बात नहीं कर सकेंगे। आप जी, ये जी, जी। समझिए कि आप पत्रकार जो भी है, चाहे वो हुँ, पॉलिटिक्स का हो और चाहे इकोनॉमिक मामलों का हो और चाहे फ़िल्म का हो। जब जी, ये जी। समझेगा कि मैं इसलिए बराबर का हूँ, क्योंकि मेरे हुँ, पीछे मेरा विशाल पाठक वर्ग है, जो मुझे जी। सपोर्ट करता है। मैं हुँ, उनका प्रतिनिधि हूँ, मैं कोई एक हुँ, व्यक्ति नहीं हूँ। मैं उतने हुँ, हुँ, विशाल पाठक वर्ग की तरफ से बात करने आया हूँ, तब आप बराबर की बात कर सकेंगे। हुँ, तो इसकी वजह से क्या था कि हम लोग कभी किसी के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आए। जी, उनसे जी। खुल के बात कर सके और उनको ये समझ के अभी उस दौर में भी मैंने देखा है हमारे कुछ एक इस तरह के लोग हैं, पत्रकार हैं, फ़िल्म पत्रकार, जिनके घर एक बार मैं गया था। उन्होंने अपने घर के कमरे की चारों दीवारें जो हैं, हुँ, उन फ़ोटोग्राफ से भरी हुई थी जिनमें वो किसी फ़िल्म स्टार के साथ हैं, छोटे-बड़े के हुँ, साथ। और वो बड़े फ़ख्र के साथ लोगों को दिखाते थे, देखो मेरी इतने लोगों से जान-पहचान थी, इतने इनके साथ मेरी फ़ोटो है। हमारे ज़माने में, हमारे उसमें ये था, फ़िल्म पत्रकार के साथ फ़ोटो खिंचाना आपके लिए बहुत सम्मानजनक बात नहीं है। जी। वो भी एक आदमी है, वो भी एक इस तरह का व्यक्ति है जो जैसे आपको जीवन के क्षेत्र में बहुत सारे मिलते हैं, वो भी ठीक है। आप उसी की तरह बात करें, उसे उसी लेवल पर बात करें। आप उसके प्रशंसक नहीं हैं, हुँ, पत्रकार हैं। हुँ, तो इस भावना से काम करते हुए बड़ी सरलता होती थी। अब क्या हो गया है, धीरे-धीरे करके ये स्थिति बदल गई। अब जी। ज़्यादा जो बात है वो किसी भी तरह से उसके पीछे पड़ो, स्टार के पीछे पड़ो, वो आपको धुतकारता रहेगा, वो आपसे मिलना नहीं चाहेगा, वो आपको दूर रखेगा, आप उसकी खुशामद करो, आप कुछ भी करो और थोड़ा बहुत भी उसने कुछ भी बाइट दे दी, उसने कोई बात कह दी, तो उसको उछाल के ये करो कि देखो मैं ये न्यूज़ ले आया। तो अब पत्रकारों की वो इज़्ज़त भी नहीं है। अगर होती तो अमिताभ बच्चन ने शादी की अपने बेटे की और ये हुँ, कहा कि पत्रकार नहीं आएँगे इसमें। सारे फ़िल्म के पत्रकार भी नहीं बुलाए और फ़ोटोग्राफ़र भी नहीं बुलाए। और फिर जी, भी जी। पत्रकार और फ़ोटोग्राफ़र उनके दरवाजे में जाकर के खड़े रहे कि एक झलक किसी की भी मिले तो हम ये कर लें। हुँ, तभी क्यों अभी हाल में धर्मेंद्र की डेथ हुई, उनकी प्रार्थना सभा में पत्रकारों को नहीं बुलाया गया। हुँ, तो इज़्ज़त अपने आप गँवा ली पत्रकारों ने, कि जी, आपको जी। क्या ज़रूरत है, नहीं बुला रहा है तो मत जाओ, खत्म हुई बात। एक भी फ़ोटो कहीं उसकी नहीं छपेगी, तो अपने आप लोग ठिकाने आ जाते हैं। हुँ, अमिताभ हुँ। बच्चन ये गलती एक बार कर चुके हैं। एक बार जी, उन्होंने जी। भी प्रस्ताव प्रकार किया था और बाद में जब उन्हें देखा कि कहीं कुछ नहीं छपता है, तो फिर उन्होंने हुँ, सुलह कर तो हुँ, ये जो है बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाना और फिर उनके पीछे लगना और उनको महान बनाना इतना छोटी-छोटी सी बात के लिए उनकी बड़ी-बड़ी बात हो जाती है कि अरे उन्होंने ऐसा कर दिया। वो समुद्र के किनारे नहाते दिखे, वो छुट्टी से आ रहे थे, वो एयरपोर्ट में दिखाई दे, वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। अरे ये कोई न्यूज़ है क्या भाई? तुमको हुँ, क्यों क्या इतनी मुसीबत है वो पड़ी हुई? इन्होंने ही इनको सिर चढ़ाया है पत्रकारिता ने। हुँ, जिसकी वजह से दूसरी पीढ़ी के पहली पीढ़ी के जो पत्रकार जो फ़िल्मकार थे ना, सुनील दत्त थे, राजेंद्र कुमार थे, वो लोग बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही विनम्र थे, ठीक से मिलते थे, पत्रकारों का आदर करते थे। अब जो स्टार किड आए हैं, जिन्हें सब हुँ, कुछ बना-बनाया मिलाया है, उनकी नज़र में लोग कुछ भी नहीं हैं।
वो ये समझते हैं हम तो इस लायक ही थे पहले से, इनका क्या दोष है, क्या योगदान है हमें बनाने में या हमारे वो करने में। उनका भी जो जो उनका व्यवहार है पत्रकारों से बहुत ही अलग है। और इसके लिए खुद पत्रकार दोषी हैं। उनको जो आपको नहीं वो करता है, हेट करता है, जया बच्चन बार-बार डाँटती हैं उनको, सुनते हैं, मत करो ना, मत जाओ पास में, छोड़ दो उनको एक बार, देखो क्या होता है फिर। थोड़ा अपना मतलब ये है, आत्मसम्मान बनाए रखने की ज़रूरत है। रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एक चीज़ जो है मैंने भी महसूस किया है और आपने भी बहुत ही करीब से ज़रूर उसे देखा होगा कि फ़िल्म पत्रकारिता में एक जो पीआर का दबाव होता है, जनसंपर्क का दबाव, है ना? वो बहुत आजकल काम कर रहा है। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, हालाँकि हम समाप्त करना चाह रहे थे इस बातचीत को, लेकिन जब ये बातचीत आगे बढ़ी है, तो सवाल करने की इसमें बन गया कि आप लोगों ने कैसे उस दौर को मैनेज किया, पीआर में से की तरफ से जो दबाव आता है और वो फिर बाद में धीरे-धीरे कैसे प्रभावी होता चला गया? जी हाँ, वो ऐसा होता है ना, हर एक बड़ा स्टार जो है या फ़िल्मकार जो भी है, वो एक पीआरओ रखता है। पीआरओ का हुँ, काम ये है कि वो आके ये कहे कि जब इसकी फ़ोटो छाप दो, इसके बारे में ये कर दो, इसका ये कर दो, वो कर दो। पीआर का दबाव तो हमेशा से रहा है। जी। वरना ये देखिए कि धर्मेंद्र को ही मैन कहने का क्या मतलब है? हुँ, ही मैन क्या होता है? हुँ, दूसरे वो इस वैसे नहीं है, या ड्रीम गर्ल वाली बात जो है, ये रचे गए शब्द हैं। ये जी। पीआरओज़ ने लिखे थे, उन्होंने बनाया था और उन्होंने इन्हें प्रचारित किया। तो एक तो दबाव उस तरह का है कि उनको हुँ, सुपरस्टार, सुपरस्टार क्या होता है भाई? हुँ, आजकल लोग बार-बार ये कहते हैं कि पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना थे। हुँ, बिल्कुल गलत बात है। इन लोगों ने कभी अशोक कुमार के टाइम की बात सुनी ही नहीं है, देखना तो खैर मुश्किल है, देखी नहीं। हुँ, देवानंद के टाइम की बात देखी नहीं, उस तरह के लोगों की बात नहीं थी, इन्होंने सुनी-सुनाई है। इनको लगता है कि उसकी गाड़ी जाती थी तो लड़कियाँ मिट्टी को उठा के सिंदूर की तरह लगाती थी, सब गलत बात है। ये सब पीआर का काम है। उनको उन्होंने एक से एक उनको बढ़ाया है। तो वो करते हैं अपना काम, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप किसी स्टार की तरफ झुके हुए नहीं हैं, अगर हुँ, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप अपनी बात समझ सकते हैं, तो आप ऐसा कभी उसके दबाव में नहीं आएँगे। जी, जी। खुद सोचना पड़ेगा पत्रकारिता को। इस संबंध में मैं एक घटना बताऊँ आपको। हम लोग एक शूटिंग के लिए मद्रास गए थे। मेरे ख्याल की शूटिंग थी वो। हुँ, वहाँ से आने लगे 3-4 ये तो फ़िल्म फेयर के मेरे सहयोगी थे, सुब्रमण्यम और मैं था और एक कोई और थे। 3 जनों को जो उसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने घड़ी प्रेज़ेंट की। बहुत अच्छी, खूबसूरत, और उस समय में घड़ियाँ बाहर से कम आती थी और ये अब एक अजीब स्थिति बन गई। उन्होंने अपने पीआरओ के कहने पर ये घड़ी प्रेज़ेंट की और हम लोगों ने मना किया तो उन्होंने बुरा माने गए वो लोग कि भई ये क्या हमको ऐसा ये कर रहे हैं। बहुत अजीब स्थिति हो गई। सुब्रमण्यम ने ये कहा, उन्होंने कहा कि तिवारी जी ऐसा करते हैं कि यहाँ तो अब इनकार करना, हम लोग मेहमान बन के आए हैं, यहाँ ये मुश्किल होगा। अभी इसे लेते हैं, चल के फिर बात करेंगे। बम्बई आए, बम्बई आके फिर हमने सोचा ये क्या किया जाए इसका। हम लोगों ने वो घड़ियाँ टाइम्स ऑफ इंडिया मैनेजमेंट के पास जमा करा दी और उनसे कहा कि ऐसा-ऐसा हुआ, उन्होंने आते समय हमको ये दिया और ये हमने बहुत मना किया और ये किया और अब आपके पास दे रहे हैं। टाइम्स ने इस बात को बड़ी सकारात्मक रूप से लिया। उन्होंने कहा इस तरह के दबाव आते हैं, पॉलिटिक्स में भी आते हैं, हमें मालूम है। आप लोगों ने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है इसको लेकर के। और सबसे बड़ी बात है कि आपने साफ-साफ हमको बता दिया कि देखो ऐसा-ऐसा हुआ है। कहीं से ये बात मालूम पड़ती और फिर बात कभी खुलती कि वो घड़ियाँ दी गई थी और उन्होंने ले ली थी और ये किया तो बहुत बुरा होता। जी, आपने बताया, ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आप इस तरह से कभी दबाव में जैसे अभी नहीं आए, आपने मना किया, ऐसे ही रहेंगे हमेशा।
लेकिन अभी आप इन्हें रख लीजिए। उन्होंने वो गौडेरिया हमी को दे दी थी, लेकिन ये बता देने के बाद, स्पष्ट रूप से बता देने के बाद कि इस तरह का दबाव है, तो दबाव आता है। आप कितना उसको झेल पाते हैं, कितना झेलना चाहते हैं, कितना आपका जो मैनेजमेंट या आपका प्रकाशन संस्था है वो उसको अलाउ करती है, ये इस बात पर निर्भर करता है। जी 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 जी। तो वाकई बहुत ही अहम बातें आपने बताई उस दौर की, और किस तरह से आप लोगों ने आत्मसम्मान उस दौर के लोगों ने, तब सभी लोगों ने बचाए रखा और उस तरीके से पत्रकारिता की। वाकई नतमस्तक होने वाली बात है। हम लोग उसको याद करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उससे सीखते हैं। आज के दौर के लोगों को सीखना चाहिए निश्चित तौर पर। बिल्कुल। आप वक्त निकाला हमारे लिए, पिक्चर प्लस के लिए, पिक्चर प्लस के दर्शकों के लिए। ये बहुत ही अहम है, बहुत ही मूल्यवान बातचीत है। मैं समझता हूँ जो भी लोग फिल्म पत्रकारिता से प्यार करते हैं, सिनेमा से प्यार करते हैं, अच्छी पत्रकारिता से प्यार करते हैं, अच्छी फिल्मों से प्यार करते हैं, अच्छी शख्सियतों से प्यार करते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, उनको निश्चित तौर पर ये पूरी बातचीत देखनी चाहिए और अपने ही जैसे लगनशील व्यक्तियों तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहिए। पहुंचाना चाहिए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सर आपको।